नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और फिलहाल की बड़ी खबर है मणिपुर, हिंसा की आग में जलता मणिपुर। देखिए, मणिपुर के हालात फिर से खराब हो चुके हैं। हालात ये है वहां पर कि जो हथियार हैं, जिनसे आपस में लड़ाइयां हो रही है, जिनसे हिंसा हो रही है, आप सोचकर देखिए वो हथियार ऐसे हथियार हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर में ऐसे हथियारों की सप्लाई आखिर कहां से हो रही है, लेकिन इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले मणिपुर के हालात आपको बता देते हैं। मणिपुर में हिंसा फिर से जाग उठी है। हिंसा इतनी खतरनाक वहां पर हो रही है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन मणिपुर में ये 16 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे देश के सभी पॉलिटिकल लीडर फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मणिपुर की तरफ देखेगा कौन। 2023 से ये हिंसा शुरू हुई थी और मुद्दा था केवल आरक्षण का। 3 समुदाय मणिपुर में ज्यादा अहम माने जाते हैं, मैतेई, कुकी और नागा। और इन तीनों में आरक्षण को लेकर ये जंग छिड़ी हुई है और इस जंग को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई समझौता, कोई शांति मणिपुर में नहीं हो रही है। ताजा मामला मणिपुर के जिरीबाम का बताया जा रहा है, जहां 6 लोगों की लाश मिलने से ये हिंसा भड़क उठी है, गोलियां चल गई हैं। लेकिन अब हालात यहां तक आ गए हैं कि कई मंत्री समेत और विधायक समेत कई लीडर्स के, नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पहले मणिपुर में हिंसा आपस में होती थी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि मंत्रियों के घर को भी, उनकी संपत्ति को भी बख्शा नहीं जा रहा। यानी कि आरक्षण का मुद्दा फिलहाल आग उबल रहा है। आरक्षण को लेकर उत्तर भारत में देखिए, पूर्व भारत में देखिए या फिर पश्चिमी भारत में देखिए, आरक्षण आरक्षण हर तरफ सिर्फ आग उठी हुई है तो आरक्षण के। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सरकार मैतेई को एसटी का दर्जा दे देगी तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता देती हूं कि मणिपुर में मैतेई समुदाय का बहुत प्रभुत्व माना जाता है। वहीं नागा और कुकी की बात करें तो उनकी जनसंख्या कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में वो लोग रहते हैं और उन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन मैतेई ये चाहता है कि उसे भी एसटी का दर्जा प्राप्त हो ताकि वो पहाड़ी इलाकों में जाकर रह सके, वहां पर जमीन खरीद सके। लेकिन ये हिंसा आज की नहीं, ये हिंसा कई सालों पहले की। लेकिन अब ये हिंसा फिलहाल आगजनी में तब्दील हो रही है, वहां पर लाशें बिछाई जा रही हैं। और पिछले कुछ समय आपने देखा होगा ये मामला, ताजा मामला जब उठा कि एक महिला को आग वस्त्र कर महिला को जब घुमाया गया और रेप वहां पर हुए, उसके बाद से ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आशीष सैनी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं हथियारों को लेकर आपसे पूछ लेती हूं आशीष जी, कि ऐसे हथियार आखिर सप्लाई कौन कर रहा है, जिन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है, बड़े बड़े जब युद्ध होते हैं, लेकिन मणिपुर में ऐसे हथियार कहां से आ रहे हैं? जी देखिए, जो आपका प्रश्न है वही उसी में वो उत्तर छुपा हुआ है कि मणिपुर से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक विशेष कानून था, जिसमें आफ्सा कानून था, जिसमें आर्मी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। आतंकवाद पर बोडो आतंकवाद भी था और भी कई तरह के आतंकवाद थे, कई तरह के अलगाववाद थे, भाषा क्षेत्र को लेकर कई तरह के अलगाववाद थे। तो उन सब अलगाववाद को लेकर बड़े संयमित ढंग से भारत की सरकार ने उनको सीमित करने का और उनको समाप्त करने का काम किया। आपको याद होगा कि निश्चित रूप से राजीव गांधी जी ने जब आसाम अकॉर्ड कराया, शांति समझौता कराया, तो भारत में उसे बड़े ही महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था। आसाम शांति समझौते के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे एक राय बनी कि पहले शांति स्थापित की जाए, फिर हर मुद्दे पर बैठकर बात हो। बीजेपी जब से सत्ता में आई है 2014 से, इन्होंने मणिपुर के अंदर एक आग छोड़ी है। दरअसल बीजेपी बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, यानी जो आबादी 30, 40, 50, 60, 70% से अधिक है उसको ये अपना बना लेते हैं और बाकी जो बचते लोग हैं उनके विरोध में अपनी बात करते हैं। जबकि संविधान ये कहता है कि सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर किसी धर्म, समुदाय, जाति, रंग का एक अकेला व्यक्ति भी भारत का निवासी है तो उसके भी अधिकार पूर्ण रूप से सभी नागरिकों के समान होने चाहिए। ठीक है। मणिपुर में इन्होंने जो मैतेई समुदाय को पक्ष देना शुरू किया और कुकी और नागा के विरोध में बोले। सबसे बड़ा कारण जो आपने आरक्षण का बताया, आरक्षण जो दिया जाता है वो उसके पैरामीटर होते हैं, किस राज्य में किसको किस वर्ग का आरक्षण देना है वो दिए जाते हैं। यदि मैतेई समुदाय उस वर्ग के आरक्षण के दायरे में नहीं आ रहा है तो उनको नहीं दिया गया है। लेकिन एक जबरदस्ती एक ऐसी आग लगाकर
जिससे वो केवल अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। इसको उस मणिपुर को उस आग में झोंक दिया गया है। ठीक है यही आग इसी ठीक है। सुनिए जी। आशीष जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी बहुसंख्यक की राजनीति करती है, मैतेई जो समुदाय है वो आरक्षण के दायरे में नहीं आ रहा है, तो इन सबका जिम्मेदार कौन है जब दायरे में नहीं आ रहा है? हालांकि मैतेई समुदाय वहां पर प्रभुत्व की राजनीति करता है, 40 सीटें वहां पर मैतेई समुदाय के अंदर आती हैं, तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं क्या सरकार है जो जबरदस्ती आग में झोंकी जा रही है मैतेई समुदाय को? नहीं, जो मणिपुर के राज्य के शासन व्यवस्था में अधिकारी वर्ग है, प्लस जो वहाँ विधायक चुनकर आते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल सत्ता में हक बनाए रखने के लिए ये जो अलगाववाद की राजनीति है, ये बहुत से राजनीतिक दल हमेशा करते रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा उन सभी इस तरह की विचारधाराओं का सदैव विरोध किया है, और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि सत्ता पाने के लिए कोई समझौता विचारधारा से नहीं किया जाएगा। पूरा भारत एक है, पूरे भारत के नागरिक एक समान है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको मानना उतना ही कठिन उन लोगों के लिए है जो ऐसा नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की जो अलगाववाद की राजनीति है, इसमें आग लगाने का काम किया है। हम सब इस तरह की सभी चीजों का विरोध करते रहे हैं। आज लेकिन जो मणिपुर का मामला है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरा शासन तंत्र के साथ है। ऐसा क्या कारण है कि कोई समझौता या कोई भी शांति स्थापित नहीं की जा रही है? की जा सकती है, लेकिन नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री के पास 8,500 करोड़ रुपए के एक एक करके 2 हवाई जहाज है, लेकिन कभी वो मणिपुर की तरफ रुख नहीं करते। तो ऐसा क्या कारण है? कुछ तो ऐसा कारण है कि इनको लगता है कि जिस दिन ही शांति समझौते की बात करेंगे, उस दिन मैतेई समुदाय इनसे नाराज हो जाएगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट से भाजपा बाहर हो जाएगी। अच्छा, भाजपा मतलब आपको लगता है कि बीजेपी का ये फायदा है कि अगर शांति समझौता मणिपुर में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार सत्ता हाथ से छीन जाएगी बीजेपी के, ऐसा? बिल्कुल, उदाहरण आपके सामने है। अभी जब मणिपुर की वो जो घटना जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद जब पूरे देश में इसका मैसेज गया और इसका हंगामा मचा, तो देखो लोग चाहते हैं शांति, आम आदमी शांति चाहता है, कोई नहीं चाहता आग लगाना। उन्होंने शांति की जब कोशिश की तो वहां कांग्रेस जीत कर आई, और अब बीजेपी को लगता है कि मणिपुर राज्य उनके हाथ से ना निकल जाए। मणिपुर में तो ये उधार की सत्ता पे बैठे हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री ने आज तक कोई वक्तव्य देना, व्हाइट पेपर लाना या इस्तीफा देना आज तक भी उचित नहीं समझा कि राज्य में होने वाली इन घटनाओं का आखिर जिम्मेदार है कौन। ये पूरी तरह से वहां सत्ता को बेलगाम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वहां मणिपुर में जब आग लगेगी तो ये पूरे देश में घूम घूम कर दिखाएंगे कि देखिए मणिपुर के लोग ऐसे हैं और आप हमारे साथ दीजिए। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने किया, इन्होंने लद्दाख के अंदर ऐसे ही किया। आप किस राज्य का उदाहरण लेना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करके केरल तक पहुंच जाऊंगा। वहां बीजेपी की अलगाववाद की कहानी, आरएसएस के अलगाववाद की कहानी लगातार देखने को मिलेगी। अच्छा ठीक है लेकिन आशीष जी, ठीक है हिंदुस्तान की सुनिए सुनिए, हाँ, आपने कहा कि अलगाववाद की राजनीति देखने को मिलेगी, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी ने फिर सत्ता हासिल कर ली, वहां अलगाववाद की राजनीति नहीं हुई? नहीं, निश्चित रूप से अलगाववाद की राजनीति हुई। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो अलगाववाद फैलाया है, वो तो आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया कि वो भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस ऑल की जो कहानी बीजेपी ने शुरू की, उसी का परिणाम है कि वो आगे बढ़ती जा रही है। मतलब आप राज्य की 20% की आबादी को एकदम से खारिज करने पर तुल गए हैं। वहां पे आपने जाट को दुश्मन बना लिया, कहीं पे आप मुसलमान को दुश्मन बनाएंगे, कहीं आप कुकी को और नागा को दुश्मन बनाएंगे। यानी इन्होंने हर जगह पर एक एक विरोधी ऐसा छांट रखा है जिससे इनकी सत्ता बनी रहे। ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, साथ ही देश के आंतरिक लोकतंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था की जो बढ़ोतरी है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है आशीष जी, आपने पूरी मणिपुर की जो हिंसा की कहानी वो हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि गृह मंत्री जी पहुंचे हैं और शांति समझौता कराना चाहते हैं, और ये भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई कि अब मणिपुर में कोई हिंसा नहीं होगी। क्या वो महज सिर्फ एक दिखावा था? देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी और ऑडियो के रूप में लीक हुआ, जिसमें जानकारी मिली कि अन्य समुदाय यानी मैतेई के अलावा अन्य समुदाय पर हमले करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासनिक तंत्र अमित शाह और केंद्र सरकार के नेतृत्व में वहां पर उनको बम फेंकने से लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऐसी चीजें सामने आने के बावजूद भी मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि देश का पूरा प्रशासनिक तंत्र खामोश किस लिए बैठा है। ये पूरा गृह मंत्रालय किस लिए खामोश बैठा है? पूरे देश में भारत के नागरिकों का जेनोसाइड करने की तैयारी चल रही है हर राज्य में। किस तरह की राजनीति में हम लोग आ गए कि आज मुख्यमंत्री बैठकर ये फैसले कर रहा है या ये
लोगों को उकसा रहा है कि वो यहाँ पर बम फेंकने और यहाँ पर नहीं फेंकने और इस तरह का इस्तेमाल करना है। ये अच्छा, पूरी यानी कि चीजें तो कहने की सामने आ सरकार चुकी का है। हाथ ये इसमें देखा सामने जा रहा है। जी। नहीं, सीधा उस ऑडियो में आवाज है, मुख्यमंत्री की आवाज है और मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि अमित शाह ने उनको ऐसा कहा है। यदि ये झूठ है तो अमित शाह को कार्रवाई करनी चाहिए थी उस मुख्यमंत्री के ऊपर, लेकिन नहीं की गई। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है, नॉर्थ ईस्ट अपने रंग रूप के कारण से भारत के अन्य लोगों से थोड़ा सा अलग वहां के लोग दिखते हैं। तो हम्म। भारत के लोगों में उनके प्रति अपनेपन का जो भाव है वो जब शुरू के दिन थे तो उनमें थोड़ा कम था, लेकिन जब पूरे भारत को एक करते हुए कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की बात की, तो भारत माता की जय का नारा लगाते हुए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। आज उस नारे को और उस भावना को समाप्त करके जिस तरह का नफरत का भाव पैदा किया गया है, एक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बारे में झूठी झूठी कहानियां वो व्हाट्सएप पर और तमाम मंचों पर चलाते हैं, तो वास्तव में लगता है कि ये लोग देश के इतने बड़े दुश्मन हैं, दीमक की तरह पूरे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। लेकिन कभी भी ये इतने जिम्मेदार पदों पर बैठने के बावजूद भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और साथ में शांति समझौता कराने के लिए कांग्रेस ने तो खुद आगे बढ़कर कहा कि लाइए हम कराते हैं शांति समझौता, लेकिन ये कराया क्यों सरकार नहीं फिर उसको आप लोगों ने? तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी अभी भी मैं राहुल गांधी जी को नहीं कहूंगी, अभी सभी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो चुनाव में बिजी हैं। आपको लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बहुत दयनीय स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, दौरा करना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी फिर दौरा करना चाहिए मणिपुर का? नहीं, जब राहुल गांधी दौरा करते हैं तो ये एयरपोर्ट पे उनको डिटेन करने का काम करते हैं, ये उनके हवाई जहाज तक उड़ने नहीं देते, उनको जाने नहीं देते, किसी भी सड़क से जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेते हैं, जाने कहाँ देते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी घटनाएं इस तरह की अलगाववाद की हुई है जहाँ सरकार दोषी पाई गई है, वहां ये तो रास्ते को रोकने का काम करते हैं। आप राहुल गांधी जी को रोकेंगे, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया उसको रोकने का काम करेंगे, आप देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो देश के लिए काम करती है उसको वहां जाने से रोकते हैं। मणिपुर की कवरेज चैनलों पर, जो प्रमुख चैनल जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो कवरेज दिखाने तक को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि अखबार की लेकिन स्याही आज छप चुकी है, आशीष जी, आज तो उसको हर सवालों का सभी अखबार की हेडलाइंस कहूं मैं, टीवी चैनल्स के सब, आज तो सभी की हेडलाइंस बनी हुई है कि मणिपुर फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। अच्छा चलिए, तो आपने बीजेपी की मुझे बात बताई कि बीजेपी अलगाववाद की राजनीति करते, कांग्रेस क्या कुछ कदम उठाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आबादा हक तो कांग्रेस का भी है, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, कांग्रेस क्या कदम उठाएगी मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा ये बात बताने से पहले कि जब भी कोई दंगे या हिंसा भड़कती है तो उसमें मुश्किल से मुश्किल % लोग इन्वॉल्व होते हैं, बाकी जो आबादी है वो कभी इन्वॉल्व नहीं होती और शांति चाहती है। शांति चाहने वाले लोगों को मणिपुर में कांग्रेस पर भरोसा है कि कांग्रेस जब बैठेगी, चाहे वो सत्ता में बैठे या सत्ता से बाहर आकर उनके नेता आकर बैठेंगे, तो शांति समझौता भी होगा और आगे कोई अप्रिय घटना किसी भी व्यक्ति के विरोध में या समाज के विरोध में या वर्ग के विरोध में नहीं होगी। इस बात की गारंटी भी कांग्रेस दे सकती है। और हम लोग इसे सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि सरकार एक बार सर्वदलीय लोगों को अलाउ करे, वहां क्षेत्र में जाएं और लोगों से निवेदन करेंगे कि कोई भी ऐसी घटना ना हो। और जो लोग दंगाई मानसिकता के हैं, जिनके दिमाग में दंगा और उनके हाथ में नशे की पुड़िया सरकार ने थमा दी है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। जिस दिन हम लोगों को मौका देंगे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए कांग्रेस को, सभी दलों के लोगों को एक एक करके वहां प्रतिनिधिमंडल भेजने का आप छोड़ दीजिए। देखिए कैसे शांति स्थापित नहीं होती मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर, लेकिन ये मौका मिलना चाहिए। आपने भी एक बात कही कि नशे की पुड़िया सरकार थमा रही है युवाओं के हाथ में, ये आप कैसे कह सकते हैं कि नशे की पुड़िया जो है, नशे की लत मतलब सरकार लगा रही है युवाओं को? देखिए, गुजरात के पोर्ट पर नशे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग नशे की सप्लाई का काम इस सरकार के लिए, अदानी और अंबानी के लिए करते हैं। ये पूरी सरकार, पंजाब में आपने देखा होगा कि पूरी 2 पीढ़ियां केवल अकालियों की सत्ता बनाए रखने के लिए बर्बाद कर दी गई। आज वहां की जनता ने उनको नकारने का काम किया, लेकिन आज भी पंजाब की हालत सुधरने की स्थिति की ओर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरे देश में हर गली हर नुक्कड़ पर नशा, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, लगातार सप्लाई किया जा रहा है। ये सरकार उसमें सीधे सीधे लिप्त है, एक भी कार्रवाई करने आशीष जी, मणिपुर के मुद्दे पर ही वापस लौटते हैं। ठीक है, ये तो चलिए हमने नशे की बात की, लेकिन जब मैतेई समुदाय ये जानता है कि वो दायरे में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार से जबरदस्ती मैतेई चाहता है कि उसको एसटी का दर्जा दिया जा सके, तो मैतेई समुदाय खुद ये समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है कि जब आप दायरे में नहीं आ रहे हैं तो आपको आरक्षण कैसे दिया जा सके? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मेरा यही कहना है कि देखो, भारत सरकार ने आरक्षण दिए जाने को लेकर और विशेष रूप से एसटी में, एससी में और ओबीसी वर्ग के लिए कुछ प्रावधान निर्धारित किए हैं, कुछ बिंदु निर्धारित हैं। उसमें आय वर्ग उस पर सबसे महत्वपूर्ण काम है।
राहुल गांधी जी ने भी एक जातिगत जनगणना की जो बात उठाई है, वह तो इसका लिटमस टेस्ट होगा। यानी आर्थिक रूप से कौन सी जाति किस स्थिति में है, एक बार जनता के सामने सार्वजनिक तो हो। यदि हम अपने ही बात को सही मान लें और मैती समुदाय को हम आर्थिक रूप से संपन्न और राजनीतिक रूप से मजबूत और संख्या और संसाधनों के हिसाब से मजबूत मान लेंगे, तो वो स्वयं ये कहेंगे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, वो एसटी में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये जो लिटमस टेस्ट है जातिगत आरक्षण के आर्थिक सर्वे का, ये सरकार इसलिए तो डर रही है। जब भी हर राज्य में जब बात होगी, तो जैसे जाट आरक्षण का था, हरियाणा में जाट आरक्षण पर यह तय हुआ कि जाट आरक्षण के दायरे में नहीं आते, जबकि जाट वर्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में आरक्षण के दायरे में आते हैं। यदि हरियाणा में वो वर्ग दायरे में नहीं आ रहा है, तो सरकार को शांति से बात समझा देनी चाहिए थी। लेकिन शांति समझाने के बजाय संशोधन करके आशीष जी, संशोधन करके सरकार, आशीष जी सुनिए, संशोधन करके सरकार आरक्षण दे सकती है। अगर आरक्षण देने से शांति हो रही है मणिपुर में, तो क्या दिक्कत है इस चीज में? नहीं, मैं फिर इस विषय पर एक बात जरूर कहूंगा कि आरक्षण दिया जाने के दो आधार हैं, आर्थिक और सामाजिक कारण। यदि कोई वर्ग मजबूत है, राजनीति में मजबूत है, हर जगह मजबूत है, तो उसको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अगर आप मैतेई को आरक्षण देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति आरक्षण से बच पाएगा। आरक्षण का मतलब जो लोग पीछे छूट गए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे लाने की बात है। आरक्षण के विषय में क्रीमी लेयर के प्रावधान आ गए हैं, सब चीजें आ चुकी हैं। उसके बाद यदि मतलब आरक्षण देने के लिए एक तरफ बीजेपी के लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं दोबारा से कि एक तरफ वही आग लगाकर जाते हैं और फिर वही इधर से आग बुझाने की दिखावा करते हैं। ठीक है, और बाद में ये तो देखा वर्गों को लड़ाकर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। हाँ ठीक है आशीष जी, देखो ये तो देखा जाएगा, क्योंकि अभी किसी भी लीडर का दौरा नहीं हुआ है मणिपुर में, क्योंकि शनिवार को ये हिंसा भड़की थी। अब आपको लगता है कि क्या कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के भी लीडर को दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर देश का ही एक अभिन्न अंग है मणिपुर और वहां पर किस तरीके से हिंसा हो रही है? दो शब्द मुझे इस बात का जवाब दो, उसके बाद हम खत्म करते हैं चर्चा। जी देखिए, मैं यही मांग करूंगा और हमारी यही सोच है, पूरे देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे वो मणिपुर से संबंधित हो अथवा ना हो, सभी को अपना प्रतिनिधि वहां भेजना चाहिए। मणिपुर के भाइयों और बहनों के बीच में समझौता कराना चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कोई भी अन्याय सरकार की ओर से या किसी की ओर से उनके साथ नहीं होने जा रहा है। न्याय की बात होगी तो भरोसा बनेगा और शांति स्थापित होगी, सभी दलों के लोग शामिल होंगे, तो ये काम होगा। सरकार को भी चाहिए कि वो किसी को रोकने का काम न करे। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों को समझाने के लिए और बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए मुद्दा जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आरक्षण का है, लेकिन अगर जैसे आशीष जी कह रहे हैं कि अगर सरकार समझा दे कि आप आरक्षण के दायरे में नहीं आ रहे हैं और जैसे तैसे भी करके अगर मैतेई समुदाय को समझा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मणिपुर हिंसा में नहीं जलेगा। मणिपुर में जो आग जल रही है आरक्षण की नहीं होगी, लेकिन ये सब कुछ सरकार करेगी। इससे पहले भी हमने सुना कि गृह मंत्री वहां पर गए, लेकिन जैसे उन्होंने बताया, आशीष जी ने बताया कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन अब सभी लोग चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी है, वहां पर चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी लीडर्स देश का अभिन्न अंग मणिपुर को मानते हुए मणिपुर का दौरा करते हैं, वहां पर शांति समझौता कराने का प्रयास करते हैं। क्या मणिपुर भी 16 महीने से ज्यादा जल रहा है? क्या मणिपुर में शांति होगी या नहीं होगी? फिलहाल की इस बड़ी खबर पर चर्चा इतनी ही।